अच्छा, अब हम चैप्टर जो है 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे डायनामिक्स के बारे में। अब डायनामिक्स को समझने से पहले मेरे हिसाब से आपको ये पहले समझना चाहिए कि जो मैकेनिक्स है आखिर वो क्या चीज़ है, क्योंकि डायनामिक्स हमारे पास मैकेनिक्स से निकली हुई है। मैकेनिक्स का मतलब है कि ऐसी फील्ड फिज़िक्स की जो मोशन के बारे में स्टडी करवाए। अब मोशन के बारे में स्टडी 2 तरीक़ों से की जा सकती है। एक काइनेमेटिक्स में उसकी की जा सकती है और दूसरी हम उसकी डायनामिक्स में कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में हम उसकी किस तरह से करेंगे कि स्टडी हम मोशन की काइनेमेटिक्स भी अंदर भी करेंगे, स्टडी हम मोशन की डायनामिक्स भी अंदर करेंगे। लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग द काज ऑफ द मोशन, मोशन का सबब कौन बना वो हम काइनेमेटिक्स के अंदर डिस्कस नहीं करते। जबकि डायनामिक्स के अंदर ये हम डिस्कस करते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन विथ नोइंग द काज ऑफ द मोशन, मोशन का सबब कौन सी चीज़ बनी है उस सबब को भी हम पढ़ते हैं और उस सबब के साथ भी हम डील करते हैं, वो हम डील करते हैं डायनामिक्स के अंदर। और जिस तरह हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी, अब वेलोसिटी काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। वेलोसिटी क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, वो हमें पता नहीं है, बस हुई। डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम। अब डिस्टेंस कवर क्यों हुआ, फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, किसी के धक्का देने की वजह से, वो हमने काइनेमेटिक्स में सर में दर्द उसका नहीं उठाना होता। एक्सीलरेशन क्यों हुई जी, उसका भी हमने मालूम नहीं करना होता। स्पीड क्यों हुई, उसका भी हमने मालूम यहाँ काइनेमेटिक्स के अंदर नहीं करना होता कि वो किस वजह से हुई। इसका मतलब है कि काइनेमेटिक्स के अंदर भी हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मगर उसके सबब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। डायनामिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उसका काज पढ़ेंगे। और ज़ाहिरी बात है, सबका जो काज है मोशन का वो है फोर्स। यही फोर्स है जो सबकी एक हरकत करती है और मोशन में चीज़ों को लाती है। इसी वजह से डायनामिक्स चैप्टर के अंदर जो सबसे पहली चीज़ पढ़ी जाती है वो फोर्स को पढ़ा जाता है कि फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कोशिश करता है कि रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाए और यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में से निकाल कर वेरिएबल मोशन में लाए, या फिर मोशन वाली बॉडी को रेस्ट में लाए। ये काम होता है फोर्स का, कि हमेशा जो रेस्ट में है उसको रेस्ट में नहीं रहने देना, जो मोशन में है उसको मोशन में नहीं रहने देना। ये डायनामिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। अब इन डायनामिक्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है न्यूटन के लॉज, क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर हम न्यूटन के लॉज नहीं पढ़ते, हम न्यूटन के लॉज को पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो न्यूटन्स के लॉज हैं वो रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन देम। उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मिसाल के तौर पर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर फोर्स लगा, अगर इस पे ऊपर फोर्स लगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, किस तरफ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगी, इस फोर्स और फिजिकल ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करवाता है हमें न्यूटन के लॉज। उनमें जो सबसे पहला लॉ है हम उसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी बॉडी विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट। जो भी चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। और दूसरी बात उसने कही थी कि एवरीबॉडी और एवरीथिंग विच इज इन स्टेट ऑफ मोशन, जो मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। न्यूटन का ये लॉ था कि रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट में ही रहेगी, यूनिफॉर्म वाली मोशन चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी। कब तक रहेगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड, तब तक जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस उन पर अप्लाई नहीं होती। अगर अप्लाई फोर्सेस उनके ऊपर होंगी तो रेस्ट वाली रेस्ट में नहीं रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन वाली यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगी। लेकिन ये यूनिफॉर्म न्यूटन का लॉ तब तक अप्लाई होगा जब तक इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हों। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आखिर ये क्या बला है। एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कि आपके पास एयर रेजिस्टेंस है, जैसे कि फ्रिक्शन है। मिसाल के तौर पर आपने बाल को फेंका, बाल कुछ टाइम के बाद चला, फिर उसके बाद ग्राउंड के ऊपर रुक गया। अब बाल रुका क्यों, बाल को रोका किसने, वो उसको ग्राउंड की फ्रिक्शन ने रोका, उसको हवा की फ्रिक्शन ने रोका। तो इसका मतलब है कि बाल की मोशन को रोकने वाली जो चीज़ें हैं वो एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन है, और वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना हो, जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक देंगे तो वो हमेशा हमेशा क़यामत तक चलती रहेगी। यही जो है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। अब इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब सवाल यह है कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं।
लॉ ऑफ इनर्शिया में से पहले हम ये देखते हैं कि इनर्शिया का मतलब क्या है। इनर्शिया एक मास की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें वो बॉडी या मास ट्राई करता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर रहे, या फिर वो ट्राई करता है कि अपोज करे चेंज उसके स्टेट में जो आ रही है। मतलब कि अगर वो रेस्ट में खड़ा है, अगर उसको किसी ने मोशन में लाने के लिए फोर्स दी, तो वो अपोज करेगा उस मोशन में लाने वाली फोर्स को। वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। इसी इसकी चाह को, इसी इसकी वांट को, इसकी इसी मतलब कोशिश को हम कहते हैं इनर्शिया है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है स्पीड से और उसको कोई चीज़ रोकना चाह रही है, तो वो रोकेगा नहीं, वो मोशन में ही रहना चाहेगा। अब ये जो उसका मोशन में ही रहना है, जबकि उसको वो फोर्स भी दी जा रही है कि वो रेस्ट में जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, जिसमें मोशन, जिसमें ऑब्जेक्ट ये चाहे कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं उसी पोजीशन में रहूँ, मुझसे दूसरी पोजीशन में नहीं जाना। तो उसका हम एक और मिसाल भी नीचे देखते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ तब तक हम समझ लेते हैं कि जितना किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा, बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, उसकी जो इनर्शिया है वो उतनी ज़्यादा होगी। इसी तरह बॉडी का जो मास है जितना स्मॉलर होगा, उसकी जो इनर्शिया है वो उतनी स्मॉलर होगी। इनर्शिया जो है वो मास की प्रॉपर्टी है, इसी वजह से इनर्शिया जो है वो डिपेंड भी मास के ऊपर करती है। अभी इसकी फ़िज़िकल एप्लीकेशंस कौन सी हैं, वो हम पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी गाड़ी में हैं और गाड़ी ने अचानक स्टॉप लगा दिया। अब गाड़ी अगर अचानक स्टॉप लगाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप आगे की तरफ चलते जाएंगे। क्यों आप आगे की तरफ जाएंगे? क्योंकि आपकी बॉडी चाह रही थी कि मैं मोशन में रहूं। आपकी बॉडी पहले मोशन में थी और बॉडी चाह रही है कि मैं जिस स्टेट में हूँ मैं उसी स्टेट में रहूं। अगर अचानक ब्रेक आ गया तो बॉडी फिर भी चाहेगी कि मैं आगे की तरफ जाऊं, क्योंकि मैं जैसे थी पहले वैसे ही रहूं। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि पैसेंजर्स जो हैं नीड हेड, पैसेंजर्स के जो हेड हैं वो गेट पुल्ड इन फॉरवर्ड। जब भी अचानक ब्रेक लगता है तो हेड जो है वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि पैसेंजर्स गेट फॉरवर्ड जर। अब यह है कि बॉडी वो रेस्ट में थी और वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। इसी वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। और जब आपकी कार अचानक एक्सीलरेट करे, सडनली एक्सीलरेट करे, और आपकी बॉडी पहले थी रेस्ट में, यहाँ रेस्ट में, और बॉडी ने अचानक एक्सीलरेट किया आगे की जानिब, तो आपकी बॉडी पीछे की जानिब जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि वो चाहेगी कि मैं जैसे पहले थी वैसे ही रहूं, और वो पहले थी रेस्ट में। अभी जो इसकी कोशिश है कि उसमें जो चेंज आई है उसी कोशिश को रोकना, उसकी मुज़ाहमत करना, इसी मुज़ाहमत वाली फोर्स, इसी मुज़ाहमत वाली प्रॉपर्टी का नाम इनर्शिया है। पैसेंजर्स हेड्स, पैसेंजर्स के जो हेड्स हैं उनके जो चेहरे हैं गेट पुश्ड बैकवर्ड, वो बैकवर्ड होते जाएंगे अगर अचानक गाड़ी ने एक्सीलरेटर दबाया तो। पैसेंजर्स गेट बैकवर्ड जर्क, जाहिर बात है वो पीछे की तरफ उनको धक्का लगेगा या पीछे की तरफ उनको खींच होगी, तो इसको हम बैकवर्ड जर्क जो है वो कहते हैं। अब दूसरा इसका मिसाल इनर्शिया का ये है कि व्हेन वी हिट मैट्रेस बाय स्टिक, कोई भी मैट्रेस हो, कोई भी फोम या स्टायरोफोम की चीज़ बनी हो और उसके अंदर अगर मिट्टी हो, मिसाल के तौर पर ये आपके पास स्टायरोफोम है, इसको आपने अगर रस्सी से ज़ोर से लगाया तो ये स्टायरोफोम थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो मिट्टी जो होगी वो उधर ही ऊपर ही रह जाएगी। तो ये जो मिट्टी ऊपर ही रही, तो आप देखेंगे कि मिट्टी ऊपर ही रहेगी, और मिट्टी का जो ऊपर रहना है, क्यों? वो इस वजह से क्योंकि मिट्टी चाह रही है कि मैं जिस पोजीशन में हूँ मैं उसी पोजीशन में रहूँ, और इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ इट बिकॉज दे वांट टू बी इन रेस्ट, बिकॉज दे वांट टू बी इन द सेम पोजीशन एज दे वर बिफोर, और ये है इनर्शिया। उसके बाद टू कैच मूविंग बस सेफली, अगर आप किसी भी चलती हुई गाड़ी को कैच करना चाहते हैं और वो आप सेफली कैच करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहिए? रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस, बस के डायरेक्शन में आप भागें। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक गाड़ी है, ये आगे की जानिब जा रही है और आप हैं यहाँ खड़े। अब आप ऐसे नहीं कि गाड़ी इधर जा रही है तो आप ऐसे जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, और यहाँ दरवाज़ा है तो इसको हाथ लगा के आप जल्दी चिपक जाएंगे। आप इंतज़ार करेंगे कि जैसे मैं इधर ही खड़ा रहूँ और गाड़ी मुझसे
आप इधर तरफ इस तरफ से भागना शुरू करेंगे आगे की जानिब। गाड़ी भी इधर जा रही है, आप इधर जाएंगे। फिर इस जानिब भागते भागते इस गाड़ी के उसमें आप विंडो में हाथ लगा के आप मतलब उसके ऊपर क्लाइंब करेंगे। तो अगर आपने गाड़ी के ऊपर सेफली क्लाइंब करना है तो आप गाड़ी के लिए गाड़ी के ही डायरेक्शन में मूव करें। अगर गाड़ी आगे की जानिब जा रही है तो आप अगर इसके आगे भी खड़े हैं तो भी आप आगे की तरफ भागेंगे। इसलिए आगे की तरफ भागेंगे ताकि जब गाड़ी आप तक पहुंचे तो आपका डायरेक्शन और गाड़ी का डायरेक्शन सेम हो, ताकि इनर्शिया के हिसाब से आपका बॉडी का जो डायरेक्शन हो और गाड़ी की डायरेक्शन का जो डायरेक्शन हो वो सेम हो। जब सेम होगा तो आपका धक्का नहीं लगेगा, वरना इनर्शिया आपको धक्का लगाएगी। जंप ऑफ अ मूविंग बस, जब भी आप चलती हुई बस से जंप लगाएं तो पीछे की जानिब ना लगाएं, उसी डायरेक्शन में लगाएं जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है। गाड़ी जा रही है आगे की जानिब, तो आप अगर यहाँ से विंडो से जंप लगाएं तो जंप लगाते हुए सामने की तरफ लगाएं और कुछ कदम आप चलते हुए भी जाएं गाड़ी के साथ। तो इस तरह से आप जो है इनर्शिया को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप इनर्शिया को राज़ी करेंगे तो आपको धक्का नहीं लगेगा, वरना देयर इज़ अ डेंजर। सो वी मस्ट रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस आफ्टर जंपिंग ऑन अ रोड। जब आप रोड के ऊपर जंप करें तो कुछ टाइम तक आप आगे की तरफ चलते जाएं, ताकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप फेलिंग से यानी कि गिरने से, फॉलिंग से बचेंगे। इसीलिए आप जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन में आप जंप लगा के उसी डायरेक्शन में आप चंद कदम चहलकदमी करते हुए जाएंगे। और इन दिस वे हमने जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस कर लिया और उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया। आई होप कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो के अंदर।